यूट्यूब चैनल जीके विद कीर्ति वर्मा पर। तो फ्रेंड्स, हमने सिंधु सभ्यता पढ़ ली है। जो हमारा सिंधु सभ्यता का टॉपिक था वो हमें सबको पता है। जितने बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं या फिर टीचिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सबको पता होता है कि सिंधु सभ्यता का टॉपिक कितना जरूरी रहने वाला होता है। तो सिंधु सभ्यता का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। उसकी मैंने 2 वीडियो बनाई है, दोनों के लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज हम इंडस सिविलाइजेशन क्वेश्चन सीरीज करेंगे, यानी कि जो सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे उन्हें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस वो रहेंगे जो कि पहले भी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो यूपीएससी का रहा हो, चाहे एसएससी का रहा हो, चाहे फिर आरआरबी का रहा हो या फिर नेट वगैरह का एग्जाम रहा हो। तो इन एग्जाम्स में क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं। और इसके अलावा जो आपकी हरियाणा जीके है, एसएससी जीके है, उसके अकॉर्डिंग ये टॉपिक बहुत ज़्यादा जरूरी रहने वाला आपका है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा इंडस सिविलाइजेशन क्वेश्चन सीरीज या फिर सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो एक प्रश्न तो शुरू से ये यहाँ से बन जाता है कि वे सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या रहेगा। तो इसका क्वेश्चन ये रहेगा, वे सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल। काफ़ी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्वमान्य काल। तो आपको मैंने पहले भी बताया था जब हमने टॉपिक किया था, तो अब आपको पता होना चाहिए कि सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या रहेगा। 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का इंग्लिश में बिफोर क्राइस्ट या फिर किसी भी हम इसको बोल सकते हैं। तो जो सिंधु सभ्यता है इसका सर्वमान्य काल क्या रहेगा, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपका सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल रहेगा। वैसे डिफरेंट पुरातत्वविद हुए जिन्होंने विभिन्न समय काल को सिंधु सभ्यता का काल माना। जैसे किसी ने 2500 से 1700 को माना, किसी ने कुछ माना, किसी ने कुछ माना, लेकिन सर्वमान्य मतलब कि इसे सबने माना, आपने माना, मैंने माना, और मतलब कि मोस्टली सभी ने जिस काल को सिंधु सभ्यता का काल माना, तो वो काल आपका क्या रहेगा, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का जो आपका समय काल रहेगा वो आपका सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल रहेगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। यूपीएससी ने भी पूछा और एसएससी ने भी एग्जाम्स में पूछा है। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं हमारे। एक क्वेश्चन बनता है कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई उसका नेतृत्व किसने किया था, अगुवाई किसने की थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई का नेतृत्व किसने किया था, यानी कि नेतृत्व पूछा है, लीडरशिप किसकी रहेगी। तो किसने किया था, सर जॉन मार्शल ने किया था। किसने नेतृत्व किया था, सर जॉन मार्शल ने नेतृत्व किया था। सर जॉन मार्शल ने। उस समय भारत में अंग्रेज अधिकारी थे सर जॉन मार्शल, जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो इन्हें हम अभी साथ के साथ टॉपिक के साथ साथ डिस्कस करेंगे। जितने भी हमारे इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो हड़प्पा से क्वेश्चन आपके क्या बनते हैं। एक तो हड़प्पा से क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा की खुदाई कब और किसने की। हड़प्पा की खुदाई कब और किसने की खुदाई, तो कब की थी, 1921 में दयाराम साहनी ने की। दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1921 में किसकी खुदाई की, हड़प्पा की खुदाई की। और हड़प्पा क्या था, सिंधु सभ्यता का सबसे पहला स्थल था जो कि खोजा गया था। सिंधु सभ्यता का सबसे पहला स्थल कौन सा था आपका, हड़प्पा, जो सबसे पहले खोजा गया था। खुदाई किसने की, दयाराम साहनी ने की। और नेतृत्व किसका रहेगा, सर जॉन मार्शल का नेतृत्व रहेगा। इसके बाद है आपका हड़प्पा से क्वेश्चन बन जाए कि हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किसने किया, फिर सबसे पहले जिक्र इसका किसने किया। तो हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम जिक्र या फिर सर्वेक्षण बोल सकते हैं। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था, पता किसने लगाया था इसका, मैंने आपको बताया था 1826 में चार्ल्स मैसन ने इसका पता लगाया था कि भाई यहाँ पे कोई सभ्यता थी। 1826 में किसने, चार्ल्स मैसन ने। जो चार्ल्स मैसन थे इन्होंने सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले पता लगाया था कि भाई उनका मतलब कि कुछ ज़्यादा तो पता नहीं लगाया, लेकिन जो साक्ष्य थोड़ा थोड़ा इन्होंने बताया था। इनकी पुस्तक थी नरेटिव ऑफ जर्नीज। तो इन्होंने उस पुस्तक में जिक्र किया था किसका, सिंधु सभ्यता भी बोल सकते हैं, फिर हम हड़प्पा सभ्यता जिसको बोलते हैं उसका।
तो हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम पता किसने लगाया? क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है। तो किसने लगाया? 1826 में चार्ल्स मैसन ने लगाया। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि भाई जो आपकी हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किसने किया था? 1826 में चार्ल्स मैसन ने इसका सर्वेक्षण भी किया। तो इसके बाद जो आपका हड़प्पा फिर मोहनजोदड़ो से जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे क्या क्या रहेंगे? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या रहेगा आपका? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ रहेगा मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला इसका क्या रहेगा? शाब्दिक अर्थ रहेगा। फिर मोहनजोदड़ो की खुदाई कब और किसने की? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई कब की गई? 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसकी खुदाई की। राखलदास बनर्जी ने 1922 में क्या हुआ? राखलदास बनर्जी ने किसकी खुदाई की? मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी। और किसका नेतृत्व रहेगा? सर जॉन मार्शल का नेतृत्व रहेगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का दूसरा खोजा गया स्थल कौन सा था? तो दूसरे नंबर पर जो स्थल खोजा गया तो क्या रहेगा आपका? मोहनजोदड़ो रहेगा। इसके अलावा मोहनजोदड़ो को सिंध का बगीचा भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता है? सिंध का बगीचा। सिंध का बगीचा। ये क्वेश्चन ऐसा है जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और बहुत कम बच्चों को इसके आंसर का पता होता है। तो सिंध का बगीचा किसे बोला जाता है? मोहनजोदड़ो को बोला जाता है। इसके अलावा फिर हमारे जो आगे क्वेश्चंस बनते हैं वो है, एक तो यही है कि भाई मोहनजोदड़ो से हमें क्या प्राप्त हुआ? नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई। तो इस नर्तकी की मूर्ति से काफी सारे क्वेश्चंस हमारे बन जाते हैं। तो मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त हुई है एक बार देखो। एक तो अनागार और स्नानागार, तो इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो अनागार, अनागार के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? क्वेश्चन क्या बना? अनागार के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो कहाँ से प्राप्त हुए? हमें मोहनजोदड़ो से अनागार के साक्ष्य प्राप्त हुए। और फिर ये जो आपका अनागार था ये पूरी सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है जो अभी तक खोजी गई है। अनागार क्या थी? सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत रहेगी आपकी क्या? अनागार, बड़ी इमारत। फिर स्नानागार से भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस स्नानागार से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्नानागार जो सबसे बड़ा स्नानागार है वो कहाँ स्थित है? तो स्नानागार कहाँ स्थित रहेगा आपका? मोहनजोदड़ो में स्थित रहेगा। स्नानागार का संबंध या फिर कहाँ स्थित रहेगा? स्नानागार आपका मोहनजोदड़ो में स्थित रहेगा। इसके अलावा नर्तकी की मूर्ति से क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। तो एक तो पूछा जाता है कि हमें नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो नर्तकी की कांस्य मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुई? नर्तकी की कांस्य मूर्ति तो हमें कहाँ से प्राप्त हुई? नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से हमें नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि नर्तकी की जो मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई वो किस धातु की बनी थी? तो नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी है? यहाँ से हम पकड़ सकते हैं कांसे से बनी हुई थी। और कांसा क्या है? उस जो आपकी सिंधु सभ्यता ये कांस्य युगीन सभ्यता रहेगी। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो कांस्य की मूर्ति मिली। और कांसा किसका मिश्रण है? कांसा इज इक्वल टू तांबा प्लस टी। इन दो धातुओं को मिला देने से आपका क्या बन जाता है? कांसा बन जाता है। तो नर्तकी कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। और किस धातु की बनी हुई थी? कांस्य की बनी हुई थी। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो सिंधु सभ्यता की मुख्य कलाकारी क्या थी? तो सिंधु सभ्यता के लोगों की मुख्य कलाकारी भी क्या रहेगी? आपकी नर्तकी की कांस्य मूर्ति रहेगी। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा साक्ष्य जिससे हमें पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग नृत्य से परिचित थे? तो किससे पता चलता है? हमें नर्तकी की कांस्य मूर्ति से पता चलता है। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि जो आपका सिंधु सभ्यता है ये कैसी सभ्यता थी? तो आपकी सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता रहेगी? नगरीय सभ्यता रहेगी। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता रहेगी? आपकी नगरीय सभ्यता रहेगी। ये लोग कैसे थे? शहरी लोग थे। शहरी तरीके से इन लोगों को बसाया गया था। जब किसके बाद वैदिक सभ्यता आएगी वो आपकी ग्रामीण सभ्यता रहेगी। जो वैदिक सभ्यता आएगी वो ग्रामीण सभ्यता रहेगी और सिंधु सभ्यता क्या रहेगी? शहरी रहेगी। ध्यान रखना है हम ऊपर से नीचे हैं। क्या है? हम ऊपर से नीचे हैं। शहरी जीवन जीकर फिर ग्रामीण जीवन या फिर कबीलाई जीवन हमने जिया है। तो इस तरह से ये आपका रहेगा। एक पूछा जाता है सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? इसमें आपका ऑप्शन में जैसे क्या आद्य ऐतिहासिक आ जाएगा, प्राग ऐतिहासिक आ जाएगा, ऐतिहासिक आ जाएगा।
तो तब आपका आंसर क्या रहना चाहिए, सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता रहेगी आपकी, आद ऐतिहासिक सभ्यता रहेगी, आद ऐतिहासिक सभ्यता। और इसको ताम्रकालीन सभ्यता भी बोला जाता था, इसके नाम आप लिख लीजिएगा, ताम्रकालीन सभ्यता। और एक इसको बोला जाता है कांस्ययुगीन सभ्यता। क्या बोला जाता है, कांस्ययुगीन सभ्यता भी इसको बोला जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से, सिंधु सभ्यता की मिट्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंधु सभ्यता की मिट्टी से। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि सिंधु सभ्यता की मिट्टी को क्या बोला जाता है। तो सिंधु सभ्यता की मिट्टी को क्या बोला जाता है, सिंधु सभ्यता की मिट्टी। ये क्वेश्चन कई बार यूपीएससी ने पूछा है और एसएससी ने भी पूछा है। तो सिंधु सभ्यता की मिट्टी को क्या बोला जाता है, टेराकोटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टेराकोटा। टेराकोटा, सिंधु सभ्यता की मिट्टी को क्या बोला जाता है, टेराकोटा बोला जाता है। तो यहाँ से और क्वेश्चन क्या बनते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग किस चीज का निर्यात करते थे। तो ये निर्यात किस किस चीज का करते थे, 3 चीजों का ये लोग निर्यात करते थे। कौन कौन सी चीजों का ये लोग निर्यात करते थे, एक तो ये करते थे टेराकोटा का, टेराकोटा, बर्तन और कपड़े का सामान। ये 3 चीजें थी जिसका ये लोग निर्यात करते थे। ये क्वेश्चन आपका आईएएस के एग्जाम में पूछा गया था। जो आपका निर्यात वाला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस चीज का निर्यात करते थे, तो किन चीजों का निर्यात करते थे, टेराकोटा, बर्तन, कपड़े का सामान, इन चीजों का ये लोग निर्यात करते थे। और अगर आयात पूछा जाए तो आयात में आपका क्या क्या आएगा, आयात में आपकी जितनी भी उस समय की धातुएं थी वो सारी आ जाएंगी, जैसे कि तांबा, टीन, जस्ता, गोमेद और चांदी और कांसा। ये सारी धातुएं क्या करते थे, ये लोग आयात करते थे। और निर्यात क्या करते थे, टेराकोटा, बर्तन और कपड़े का सामान। और सबसे मुख्य निर्यात की वस्तु भी इनकी क्या रहेगी, टेराकोटा ही रहेगी। इसके अलावा इन यहाँ से क्वेश्चन जो हमारे बन रहे हैं सिंधु सभ्यता के, मिट्टी, टेराकोटा हो गई, बर्तन और कपड़े के सामान का ये लोग क्या करते थे, निर्यात करते थे। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं वो है कि पैमाने की खोज का साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुआ। अब हम साक्ष्य डिस्कस करेंगे। तो पैमाने की खोज के साक्ष्य, तो पैमाने की खोज के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए, पैमाने की खोज के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए, लोथल से प्राप्त हुए। कहाँ से, लोथल से, लोथल से प्राप्त हुए। तो भाई हमें पता चल गया कि ये जो लोग थे क्या थे, ये माप तोल की प्रणाली से परिचित थे। तो हमें पैमाने की खोज के साक्ष्य यानी कि कुछ पैमाना ही तो मिला, तभी तो हमें पता चला कि ये लोग माप तोल से परिचित थे। तो कहाँ से मिला, तो लोथल से मिला। और पैमाना क्या था आपका, हाथी दांत का पैमाना था। कौन सा पैमाना रहेगा, हाथी दांत के पैमाने के साक्ष्य में कहाँ से मिले हैं, लोथल से मिले हैं, हाथी दांत का पैमाना। इसके अलावा तराजू के साक्ष्य भी हमें लोथल से मिले हैं। किसके, तराजू के साक्ष्य, तराजू के साक्ष्य भी आपको कहाँ से मिले हैं, लोथल से मिले हैं। पैमाने की खोज के साक्ष्य में क्या क्या आएगा, हाथी दांत का पैमाना और तराजू के साक्ष्य। तो एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से 3 बन गई है इसी साक्ष्य से। एक तो आपका बनता है पैमाने की खोज के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो कहाँ से प्राप्त हुए, लोथल से। फिर आपसे पूछ ये भी सकता है कि हाथी दांत के पैमाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो वो भी लोथल से प्राप्त हुए। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि तराजू के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तराजू के साक्ष्य भी आपको कहाँ से प्राप्त हुए हैं, लोथल से प्राप्त हुए हैं। तो लोथल से फिर लोथल का एक क्वेश्चन ये बनता है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित रहेगा। तो लोथल किस नदी के किनारे स्थित रहेगा, भोगवा नदी के किनारे ये स्थित रहेगा, भोगवा नदी। और कौन सी जगह है लोथल, आज के टाइम पे गुजरात में स्थित है, भारत में गुजरात राज्य में ये स्थित रहेगा क्या आपका लोथल। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा नगर बंदरगाह नगर था, कौन सा नगर हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह था, एक क्वेश्चन बनता है, बंदरगाह वाला नगर। तो बंदरगाह वाला नगर भी आपका क्या रहेगा, लोथल रहेगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम में। जो आपका ये क्वेश्चन है बंदरगाह वाला नगर कौन सा रहेगा, तो ये क्वेश्चन आपका जो बीपीएससी का एग्जाम उसमें पूछा जा चुका है, तो वो भी क्या रहेगा, लोथल रहेगा। लोथल से एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि जो आपके सिंधु सभ्यता के सारे स्थल थे वो ग्रिड शैली में निर्मित थे। तो सिंधु सभ्यता का ऐसा स्थल कौन सा था जो ग्रिड शैली में निर्मित नहीं था, ग्रिड शैली में निर्मित नहीं था, निर्मित नहीं था। तो ऐसा कौन सा स्थल रहेगा, लोथल ही रहेगा, जो आपका
ग्रिड शैली में निर्मित नहीं था। ये ऐसा शहर था जो ग्रिड शैली में निर्मित नहीं था। तो अभी ग्रिड शैली क्या होती है, तो ग्रिड शैली मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से बता रही हूँ। ग्रिड शैली में क्या होता है, एक तो सड़कें समकोण पर काटती है एक दूसरे को, क्या होती है, समकोण पर काटती हैं। और दूसरी इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, घरों के दरवाजे जो होते हैं, जो मुख्य गेट होते हैं घरों के, वे मुख्य सड़क पर नहीं खुल के क्या होता है, गलियों में खुलती है। ग्रिड शैली की विशेषता होती है। मान लीजिए सड़कें इस तरह से समकोण पर काटेंगी और आपके यहाँ भी घर है, यहाँ भी घर है, तो इनके दरवाजे यहाँ नहीं खुल के, इस मेन रोड पे नहीं खुल के क्या खुलेंगे, इधर खुलेंगे, तो आपकी क्या हो जाएगी, ग्रिड शैली हो जाएगी। तो लोथल ऐसा शहर था जो ग्रिड शैली में निर्मित नहीं था। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनते हैं लोथल के बाद, वो बनते हैं हमारे धोलावीरा से। किससे बन रहे हैं क्वेश्चन, हमारे धोलावीरा से बढ़ रहे हैं। तो धोलावीरा से आपके एक क्वेश्चन बनते हैं, 3 भागों में बटा हुआ शहर कौन सा था। क्योंकि जब हम इसकी नगरीय योजना पढ़ते तो हमने पढ़ा था कि जो सिंधु सभ्यता थी वो 2 भागों में बटी हुई थी, एक ऊपरी भाग एक निम्न भाग। जो आपका ऊपरी भाग था वो दुर्गीकृत था और निम्न भाग जो आम प्रजा के लिए था। तो जो आपका धोलावीरा है वो कितने भागों में बटा हुआ था, 3 भागों में बटा हुआ था। धोलावीरा कितने भागों में बटा हुआ था, 3 भागों में बटा हुआ था। और कौन कौन से, इसके 2 भाग तो क्या रहेंगे, दुर्गीकृत रहेंगे, यानी कि ऊपरी भाग, और एक भाग क्या रहेगा, निम्न भाग इसका रहेगा। इसके अलावा धोलावीरा से क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा था कि उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए सिंधु सभ्यता का कौन सा नगर जाना जाता है। किसके लिए, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए कौन सा शहर जाना जाता है। तो यहाँ से आपके क्या क्वेश्चन बनता है कि वैसे तो सबकी सारी सिंधु सभ्यता उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जानी जाती है, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम हो या फिर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम हो। तो उसके लिए आपकी पूरी सिंधु सभ्यता बहुत ही अच्छे से जानी जाती है कि भाई इसका ये सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। तो वैसे उस पूरी सभ्यता में अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा कि उस सभ्यता में एक नगर बताइए जो कि उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जाना जाता था। कौन सा शहर रहेगा आपका, धोलावीरा। और धोलावीरा से आपको क्या प्राप्त हुआ है, धोलावीरा से आपको बांध निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं, बांध निर्माण के साक्ष्य, बांध निर्माण के साक्ष्य। तो क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि बांध निर्माण के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए कौन सा नगर जाना जाता है, धोलावीरा जाना जाता है। तो जब आपका धोलावीरा ये कहाँ स्थित रहेगा, ये भी गुजरात में स्थित रहेगा। धोलावीरा कहाँ स्थित रहेगा, गुजरात में स्थित रहेगा। गुजरात में कहाँ स्थित रहेगा धोलावीरा, गुजरात में स्थित रहेगा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो पूछा जाता है आपका यहाँ से कि हड़प्पा कालीन मोहरे किस चीज से बनी होती थी। तो मोहरों से क्वेश्चन बनता है, मोहरे। तो आपकी मोहरे किस चीज से बनी होती थी, सैलखड़ी से बनी होती थी। हड़प्पा कालीन मोहरे किस चीज से बनी होती थी, सैलखड़ी से निर्मित होती थी, सैलखड़ी से। सैलखड़ी उस समय एक पत्थर होता था जिससे निर्मित क्या होते थे, मोहरे होते थे। और मोहरों से एक क्वेश्चन आपका क्या बन जाता है, मोहरों से हमें किसके साक्ष्य मिल गए, इनकी लिपि के साक्ष्य प्राप्त हो गए। वैसे इनका कुछ ज्यादा लिखा हुआ हमें नहीं मिला, लेकिन जो मोहरे होते थे उन्हीं पर ये क्या करते थे, चिन्ह चित्र अंकित होते थे जिससे इनकी लिपि का हमें पता चलता था। इनकी लिपि से जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम देख लेते हैं भी। तो इनकी लिपि से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, और इसके ऑप्शंस आपको हर जगह अलग अलग मिलते हैं, तो आपको सभी करवाए जाएंगे। सिंधु सभ्यता की लिपि, तो आपको लिपि में जैसे कि एसएससी क्या होता है, एसएससी ने कई एग्जाम्स में जब लिपि का क्वेश्चन पूछा तो उसका आंसर क्या होता था, अज्ञात लिपि होती थी। जो सिंधु सभ्यता की लिपि वो कैसी थी, अज्ञात लिपि थी। अज्ञात क्यों बोला गया, क्योंकि इसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका, क्या नहीं किया गया है, आज तक इस लिपि को पढ़ा नहीं गया है, तो इस कारण इसको क्या बोला गया, अज्ञात लिपि बोला गया है। इसके अलावा इसको चित्राक्षर लिपि भी बोला जाता है, चित्राक्षर लिपि, और भावचित्रात्मक लिपि भी इसको बोला जाता है, भावचित्रात्मक लिपि। तो लिपि को क्या बोला जाता है, इसको अज्ञात भी बोला जाता है, चित्राक्षर भी बोला जाता है, और भावचित्रात्मक लिपि भी बोला सकता है। आपको तीनों ऑप्शन एक बार में एग्जामिनर नहीं देगा, आपको इनमें से एक ही आपको ऑप्शन मिलेगा जो आपका करेक्ट होगा। तो कुछ ज्यादा कंफ्यूज होने की इसमें ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है
जो सिंधु सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जिसके हमें पाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। कब से कब तक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? पाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के साक्ष्य हमें जहाँ से प्राप्त हुए, ऐसा कौन सा नगर रहेगा? तो ऐसा कौन सा रहेगा? मेहरगढ़ रहेगा। ऐसा कौन सा नगर रहेगा? मेहरगढ़। जब मैंने आपको पाषाण काल करवाया था तो मैंने आपको बताया था जो मेहरगढ़ है वहां से हमें किसके साक्ष्य मिले हैं? कृषि के साक्ष्य मिले, चावल की कृषि के साक्ष्य मिले हैं, जो कि 7,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व के थे। और जब हमने हड़प्पा सभ्यता की थी तो भी जो सिंधु सभ्यता का एक मुख्य स्थल आपका क्या रहेगा? मेहरगढ़ रहेगा। तो कौन सा ऐसा स्थल रहेगा जहाँ से हमें पाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ रहेगा। मेहरगढ़ कहाँ स्थित रहेगा? बलूचिस्तान में स्थित रहेगा। बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान कहाँ स्थित रहेगा? आपका पाकिस्तान में स्थित रहेगा। एक इससे यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि घोड़ों के अवशेष हमें कौन से नगर से मिले हैं? घोड़ों के अवशेष, घोड़ों के अवशेष सिंधु सभ्यता के कौन से नगर से प्राप्त हुए? तो कौन से नगर से प्राप्त हुए? हमें सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा, ये अभी हाल में पाकिस्तान में स्थित रहेगा। आपका कौन सा नगर? सुरकोटदा। इसको कोटदा जी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? कोटदा जी भी बोला जाता है। इसकी खुदाई करवाई थी फजल अहमद ने। किसने करवाई थी इसकी खुदाई? फजल अहमद ने इसकी खुदाई करवाई थी। किसके? सुरकोटदा की। और यहाँ से हमें किसके अवशेष प्राप्त हुए? घोड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आपके क्वेश्चन कालीबंगा से जो बनते हुए देखते हैं। कालीबंगा से एक तो आपको मिला है जो साक्ष्य मिले हैं, एक तो आपको कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से कालीबंगा से किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कृषि के साक्ष्य। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। फिर कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है। तो क्या पूछा जाता है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ था। क्या क्या है इसका शाब्दिक अर्थ? काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ रहेगा। इसके अलावा हमें कालीबंगा से किसके साक्ष्य मिले हैं? हवन कुंड के साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। किस चीज के? हवन कुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और जो आपका कालीबंगा कहाँ स्थित रहेगा? श्रीगंगानगर राजस्थान में आपका कालीबंगा स्थित रहेगा। कहाँ रहेगा? श्रीगंगानगर राजस्थान में आपका कौन सा नगर स्थित रहेगा? कालीबंगा स्थित रहेगा। इसके बाद जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो चनखुदड़ों से बनते हैं। और कालीबंगा से आपको एक साक्ष्य और मिला है, कुत्ते और बिल्ली के पंजे के निशान जो कि ईंट पर थे, वो साक्ष्य में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट था चनखुदड़ो। जो आपका चनखुदड़ो है इसकी खुदाई करवाई थी NG मजूमदार ने। किसने इसकी खुदाई करवाई? NG मजूमदार ने इसकी खुदाई करवाई थी। मजूमदार ने कब करवाई थी? 1931 में चनखुदड़ो की खुदाई किसने करवाई? NG मजूमदार ने करवाई। तो चनखुदड़ो से हमें क्या क्या मिले हैं? एक तो इसको मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य में यहाँ से प्राप्त हुए। किसके? मनके बनाने के कारखाने के। मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चनखुदड़ो से प्राप्त हुए हैं। और जब का चनखुदड़ो है ये सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल रहेगा। सबसे छोटा स्थल आपका क्या रहेगा? चनखुदड़ो रहेगा। कितने एरिया में फैला हुआ था? सिर्फ 7 हेक्टेयर में फैला हुआ था। कितने एरिया में फैला हुआ था? 7 हेक्टेयर में फैला हुआ था। इसको शिल्पकारों का शहर भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? शिल्पकारों का शहर। आपका क्वेश्चन बनता है कि शिल्पकारों के शहर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो कौन सा शहर शिल्पकारों के शहर के नाम से जाना जाता है? चनखुदड़ो। क्योंकि यहाँ की जो मोस्टली जितनी भी फैमिलीज थी, अगर 100% में से 90 to 95% क्या काम करते थे? मनके बनाने का काम ये लोग करते थे, जिस कारण इसको क्या बोला गया? शिल्पकारों का शहर बोला गया। एरिया में छोटा था लेकिन इसका महत्व बहुत ज्यादा रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन के बनते हैं वो आपके बनते हैं यहाँ से, हड़प्पा संस्कृति किस देश में नहीं फैली हुई थी? हड़प्पा संस्कृति किस देश में नहीं फैली हुई थी? नहीं फैली हुई थी। तो कहाँ नहीं फैली हुई थी आपकी? ये आपके देखो इसके ऑप्शंस, जो ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इसके ऑप्शंस क्या क्या थे?
भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इराक। तो आपको पता होना चाहिए, जो आपकी सिंधु सभ्यता थी, जब मैंने मैप के थ्रू करवाया था तब भी बताया था, भारत में भी फैली हुई थी, पाकिस्तान में भी फैली थी, और कुछ हिस्सा इसका, मतलब कि ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हिस्सा इसका अफगानिस्तान में भी फैला हुआ था। लेकिन इराक में ये सभ्यता फैली हुई नहीं थी। तो कहाँ नहीं फैली हुई थी ये सभ्यता? इराक में फैली हुई नहीं थी। इसके बाद पूछा जाता है कि हड़प्पा संस्कृति के मुख्य जो आपकी खान पान क्या रहेगा? तो मुख्य कृषि काम ये करते थे, तो मुख्य फसलें क्या रहेंगी इनकी? तो इनकी मुख्य फसलों से क्वेश्चन बनते हैं, तो मुख्य फसलें इनकी क्या रहेंगी? मुख्य फसलें इनकी रहेंगी गेहूं और जौ। गेहूं और जौ क्या रहेंगी? मुख्य फसलें रहेंगी। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, जो आपके सिंधु सभ्यता है, इसमें गेहूं और जौ तो इनकी मुख्य फसलें रहेंगी। फिर इनके मनोरंजन की मुख्य गतिविधियां क्या रहेंगी? तो मनोरंजन की मुख्य गतिविधियां क्या रहेंगी? मनोरंजन, एक तो इनका रहेगा शतरंज खेलना, मछली पकड़ना और शिकार करना। ये तीनों गतिविधियां इनकी क्या थी? मनोरंजन की गतिविधियां थी। शतरंज से क्वेश्चन बनता है कि शतरंज के बोर्ड के नमूने में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो शतरंज के बोर्ड के नमूने में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से प्राप्त हुए हैं। शतरंज के बोर्ड के नमूने कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल से प्राप्त हुए। लोथल कहाँ स्थित रहेगा? आपका गुजरात में स्थित रहेगा। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो सिंधु सभ्यता से, वो आपका रहेगा कि सिंधु जो आपको यजुर्वेदी है, इसके साक्ष्य में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यजुर्वेदी, या फिर हम इसको हवन कुंड भी बोल सकते हैं। यजुर्वेदी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यजुर्वेदी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और युगम शवादान के साक्ष्य भी आपको कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। युगम शवादान के साक्ष्य भी आपको कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद इनका क्वेश्चन बनता है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की आराधना करते थे? कौन सा देवता इनका आराध्य थे? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की उपासना करते थे? किस देवता की उपासना करते थे? तो किसकी करते थे? पशुपतिनाथ शिव की करते थे। किसकी करते थे? पशुपतिनाथ शिव। पशुपतिनाथ शिव की बजाय आपको ऑप्शन में आद्य शिव भी मिल सकता है। आपको क्या मिल सकता है? आद्य शिव भी मिल सकता है। आद्य शिव। और इनका समाज कैसा था? एक क्वेश्चन ये काफी बार पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था? तो समाज कैसा था इनका? मातृ सत्तात्मक समाज था। समाज कैसा था? मातृ सत्तात्मक समाज। मातृ सत्तात्मक समाज इनका था। और ये मातृ देवी की उपासना करते थे। किसकी उपासना करते थे? एक तो आद्य शिव की करते थे, कि मातृ देवी की उपासना ये लोग करते थे। और समाज कैसा रहेगा? मातृ सत्तात्मक समाज इनका रहेगा। इसके बाद जो आपकी वैदिक सभ्यता आएगी, उसका समाज कैसा रहेगा? उसका समाज आपका पितृ सत्तात्मक रहेगा। और जो आज भारतीय समाज है वो कैसा समाज रहेगा? पितृ सत्तात्मक समाज है। तो मातृ सत्तात्मक समाज कब था? जब सिंधु सभ्यता थी। तो सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था? मातृ सत्तात्मक समाज था। इसके बाद है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस चीज का निर्माण करना नहीं आता था? ये यूपीपीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि किस चीज का निर्माण इन्हें करना नहीं आता था? चीज का निर्माण नहीं आता था। तो किस चीज का निर्माण इन्हें करना नहीं आता था? इसका आंसर आएगा आपका मेहराबों का निर्माण। मेहराबों का निर्माण। ऑप्शन आपके दिए गए थे, सड़कों का निर्माण दिया गया था, फिर इसके बाद कूपों का निर्माण यानी कि कुओं का निर्माण दिया गया था, स्तूपों का निर्माण दिया गया था। क्योंकि हमें पता है सड़कों का निर्माण से तो ये परिचित है, क्योंकि सड़कों की व्यवस्था ग्रेड श्रेणी में आती है, तो इसका जिक्र किया गया है। तो सड़कें इन्होंने बहुत अच्छी बना रखी थी, तो सड़कों का निर्माण इन्हें करना आता था। फिर कूपों का निर्माण, तो कुएं के साक्ष्य भी हमें मिले, कई घरों में कुएं थे। इसके अलावा जब मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिला, उसके पास भी कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो कुओं का निर्माण करना भी आता था। इसके बाद इनका जो थर्ड ऑप्शन हमारा रहेगा वो था इनका स्तूप का निर्माण। तो स्तूप के साक्ष्य भी हमें इस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो इन्हें क्या नहीं करना आता था? मेहराबों का निर्माण करना नहीं आता था। फिर पूछा जाता है
कि सिंधु सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे? किस जानवर से परिचित नहीं थे? परिचित नहीं थे। जब का ये वाला क्वेश्चन है सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया था कि सिंधु सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे, तो किस जानवर से परिचित ये लोग नहीं थे? ये शेर से परिचित नहीं थे। इसके ऑप्शन दिए गए थे, गाय से परिचित नहीं थे, बैल से परिचित नहीं थे, घोड़े से परिचित नहीं थे, या फिर शेर से परिचित नहीं थे। तो क्योंकि बैल क्या था इनका जो पवित्र पशु मानते थे बैल को, यो तो कि जब बैल के साक्ष्य मिले तो यानी कि गाय तो पहले से ही थी, तो गाय और बैल से तो परिचित ये थे। फिर हमें घोड़ों के अवशेष के साक्ष्य सुरकोटदा से प्राप्त हुए, तो घोड़ों से भी परिचित थे। तो परिचित किससे नहीं थे? तो ये शेर से परिचित नहीं थे। इसका आंसर क्या आएगा? शेर से ये लोग परिचित नहीं थे। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया जी सिंधु सभ्यता का जो स्थल उत्खनन किए गए हैं उनको क्रम में लगाना पूछा गया था, या इसके एग्जाम में पूछा गया था। सिंधु सभ्यता के पहले 4 स्थल दिए गए थे, उन्हें हमें क्रम में लगाना था जिस तरह से इनकी खुदाई हुई थी। तो क्रम में कैसे लगाना था? तो आपका क्रम क्या रहेगा? सबसे पहले हड़प्पा, उसके बाद मोहनजोदड़ो, उसके बाद आपका आएगा चंदहुदड़ो, और उसके बाद आपका कालीबंगा। तो इस क्रम में आपकी क्या हुई थी? इस सभ्यता की खुदाई हुई थी। सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई 1921 में दयाराम साहनी ने की, फिर 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की। उसके बाद 1931 में एनजी मजूमदार ने चंदहुदड़ो की और कालीबंगा की खुदाई 1951-52 में की बीबी लाल और बी के थापर ने इसकी खुदाई की। इसके बाद क्वेश्चन जो हमारा बनता है, जो सिंधु सभ्यता में पवित्र पशु कौन सा माना जाता था? वैसे मैंने आपको बताया बैल, एक तो ये कुबड़ वाले बैल को पवित्र मानते थे और एक श्रृंग युक्त पशु को ये लोग क्या करते थे? पवित्र मानते थे। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं वो हमारा कि मेसोपोटामिया के साक्ष्यों में हड़प्पा स्थलों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है। क्या था? मेसोपोटामिया के साक्ष्यों में, जो मेसोपोटामिया की आपकी सभ्यता रहेगी उसके साक्ष्यों में सिंधु स्थलों के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ? सिंधु स्थलों के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ? तो किस शब्द का प्रयोग हुआ था? मेलुआ शब्द का प्रयोग किया गया था, यानी कि जो सिंधु स्थल थे उनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया? मेसोपोटामिया की सभ्यता में मेलुआ शब्द का प्रयोग किया। मेलुआ। एक क्वेश्चन पूछते जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो किस धातु से परिचित नहीं थे? ये लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे से परिचित नहीं थे। एक बार एग्जाम में पूछा गया था सिंधु जो सभ्यता थी इसके जो क्षेत्रफल क्या रहेगा? तो सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल क्या रहेगा आपका? अगर बिल्कुल प्रॉपर है तो वो आपका 12,99,660 वर्ग किलोमीटर, और वैसे आपको ऑप्शन में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर भी आपको मिल सकता है। तो कपास की खेती सर्वप्रथम किसने की? ये भी एसएससी ने कई बार एग्जाम्स में पूछा है। कपास की खेती सर्वप्रथम किसने की? तो किसने की? सिंधु सभ्यता के लोगों ने की थी। सबसे पहले इसकी खेती किसने की? सिंधु सभ्यता के लोगों ने कपास की खेती सर्वप्रथम की थी। और कपास से आपका क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि कपास को यूनानी क्या कहते हैं? कपास को यूनानी क्या कहते हैं? कपास को यूनानी कहते हैं सिंडोन। कपास को यूनानी क्या कहते हैं? सिंडोन कहते हैं। ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया कि कपास की खेती सर्वप्रथम किसने की? सिंधु सभ्यता के लोगों ने की, और यूनानी इसको क्या बोलते हैं? सिंडोन कहते हैं। फिर एक क्वेश्चन बनता है आपका, हल रेखा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? किसके साक्ष्य? हल रेखा के साक्ष्य। तो हल रेखा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? आपको कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से प्राप्त हुए। जबकि सिंधु सभ्यता थी इसकी राजधानियां कितनी रहेंगी? 2 राजधानियां सिंधु सभ्यता की रहेंगी। कितनी राजधानियां रहेंगी सिंधु सभ्यता की? 2 राजधानियां रहेंगी। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता की गलियां कैसी थी? तो गलियां कैसी थी? चौड़ी थी और सीधी थी। कैसी थी? चौड़ी और सीधी इनकी गलियां थी। फिर एक है ना, इसके जो स्थल थे मुख्य वहाँ कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा जाता। तो मांडा का पूछा गया था आईएएस के एग्जाम में।
कि मांडा कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो मांडा कौन सी नदी के किनारे स्थित रहेगा, आपका चिनाब नदी के किनारे स्थित रहेगा। और मांडा आपका क्या है, नॉर्थ पॉइंट रहेगा सिंधु सभ्यता का। उसके बाद जो साउथ पॉइंट था वो आपका रहेगा दैमाबाद। साउथ पॉइंट आपका क्या रहेगा, दैमाबाद रहेगा सिंधु सभ्यता का, जो कि कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। मांडा कहाँ स्थित रहेगा, आपका जम्मू कश्मीर में स्थित रहेगा। तो दैमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में। कौन सी नदी रहेगी, गोदावरी नदी इसकी रहेगी, गोदावरी। और इसके बाद जो आपका वेस्टर्न पॉइंट इसका था वो था बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान कौन सी नदी के किनारे स्थित रहेगा, डाइक। कौन सी नदी रहेगी, डाइक। और कहाँ स्थित है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित रहेगा। और अगर इसके ईस्टर्न पॉइंट की बात करें तो वो रहेगा आलमगीरपुर, जो कि पश्चिमी यूपी में स्थित रहेगा, आलमगीरपुर। और ये कौन सी नदी के किनारे स्थित रहेगा, आपका आलमगीरपुर ये रहेगा हिंडौन नदी के किनारे स्थित, हिंडौन नदी। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो मांडा का पूछा गया था इसका एग्जाम में कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है, चिनाब नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे स्थित रहेगा, आपका मोहनजोदड़ो रहेगा सिंधु नदी के किनारे स्थित रहेगा। और जो हड़प्पा वो रावी नदी के किनारे स्थित रहेगा। हड़प्पा का क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था और इसमें बहुत से बच्चे गलती भी कर जाते हैं कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, और बच्चे क्या करते हैं, सिंधु नदी के किनारे स्थित इसको बता देते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित रहेगा, रावी नदी के बाएं किनारे पर स्थित रहेगा। और मोहनजोदड़ो कहाँ रहेगा, आपका मोहनजोदड़ो स्थित रहेगा सिंधु नदी के दाएं किनारे पर स्थित रहेगा। और मोहनजोदड़ो जो सभ्यता का सबसे प्राचीन और बड़ा स्थल माना जाता है। तो ये आपके जो आज के क्वेश्चंस थे जो कि अब तक एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो आरआरबी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे फिर और कोई एग्जाम्स हो। तो आपको सिंधु सभ्यता का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे हमने क्वेश्चंस किए जो कि हमारे बहुत ज़्यादा जरूरी रहने वाले थे। अब जैसे हम आगे का टॉपिक करेंगे, जैसे वैदिक सभ्यता करेंगे, फिर उसकी क्वेश्चन सीरीज भी करेंगे। ऐसे ही हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन सीरीज भी करेंगे जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।